गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 6 का। क्या नाम है उसका? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये आज के चैप्टर का नाम है और इंग्लिश में भी नोट कर लेंगे। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो क्लास 6 का चैप्टर 5 है। किस सब्जेक्ट का? जियोग्राफी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के चारों ओर, परि से तात्पर्य क्या है? चारों ओर से है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख मंडल हैं, उनके बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं और बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी के बारे में आप 6 क्लास की पहले चैप्टर से अब तक उसी की चर्चा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पृथ्वी के बारे में कुछ तो याद होगा आपको, जैसे पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है, जाना था हम लोगों ने लास्ट क्लास जब की थी। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। ठीक है, साथ ही पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है अंतरिक्ष से देखने पर? नीली दिखाई पड़ती है। नीला ग्रह, इसलिए पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। याद आया? और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है जो इस आपके चैप्टर से जुड़ी हुई है? पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, अन्य किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। स्पष्ट है? तो आज हम इसी पृथ्वी पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण मंडल हैं या घटक हैं। क्या? 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। किसके? पर्यावरण के। पृथ्वी पर पर्यावरण है ना, तो पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। स्पष्ट है? जो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? ये 3 महत्वपूर्ण घटक हैं भूमंडल, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। थोड़ी बहुत इंग्लिश आप लोग इंग्लिश के नाम जो है याद रखिए, जिससे कि आसानी हो एग्ज़ाम में समझने में। क्योंकि कई बार क्या होता है, हिंदी में नाम ना देकर इंग्लिश में आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, इंग्लिश का नाम लिखकर, जिससे आपको क्या होती है? असुविधा होती है। तो आप इसे याद रखेंगे। दूसरा घटक है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। और तीसरा घटक है जलमंडल। क्या है? जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, ये हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, है ना? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और जलमंडल। पृथ्वी तो याद है ना सभी को? पृथ्वी क्या पूरी तरह गोल होती है? नहीं ना, पूरी तरह से गोल नहीं है। क्या है? झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 अंश झुकी हुई
है। ठीक है, 23.5 अंश पृथ्वी झुकी हुई है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की जो सतह है, ये सतह आप देख सकते हैं। अच्छा, सतह से याद आया, एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैम हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं या पृथ्वी के बाहर रहते हैं? क्या लगता है आप लोगों को, हम सभी कहाँ रहते हैं, पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के बाहर? बहुत स्पष्ट है और कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। कहाँ? ये क्या है? पृथ्वी की सतह है, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। ठीक है, जीव जंतु जितने भी हैं वो सब कहाँ रहते हैं? पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। ये क्या है? पृथ्वी की सतह है। ठीक है, तो हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, ना कि अंदर, यहाँ नहीं रहते हैं हम। ठीक है, जब अंदर की बात करेंगे तो यहाँ होंगे ना, हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। ठीक है, सभी जीव जंतु पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रश्न का उत्तर तो मिल गया हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, 3 जो महत्वपूर्ण घटक हैं, इसमें से पहला है भूमंडल, लिथोस्फीयर। पृथ्वी के किस भाग को भूमंडल कहते हैं? जो भाग ठोस होता है, पृथ्वी का वह भाग जो ठोस है उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। और इसी ठोस भाग पर हम रहते हैं या जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, जीव जंतु रहते हैं इसी ठोस भाग पर। स्पष्ट है? और ये ठोस भाग क्या होगा? ये सतह है ना। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर, ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी, इसके चारों ओर गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, गैसों का एक समूह है जिसने पृथ्वी को चारों ओर से क्या कर रखा है? घेर रखा है। ये जो क्षेत्र है यही क्या है? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। इसमें कई सारी गैसें पाई जाती हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से क्या की हुई हैं? घेरे हुई हैं। यहीं आगे बढ़ते हैं। तीसरा घटक क्या है? जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। बहुत बड़े भाग पर पृथ्वी का, ये जो पृथ्वी है इसके बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। आपने जाना था लास्ट क्लास में, इस क्लास में भी मैंने आपको रिवाइज कराया है। जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी हमें कैसे दिखाई पड़ती है? नीली दिखाई पड़ती है। उसका कारण क्या है कि पृथ्वी के बड़े भाग पर, बहुत बड़े भाग पर जल का क्षेत्र है। ठीक है, जल पाया जाता है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर हमें पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। ठीक है, बहुत बड़े भाग पर जल है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम इसी चैप्टर में आगे करने वाले हैं। जल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? अवस्थाओं से परिचित हैं आप लोग? नहीं हैं? घबराइएगा मत अच्छा क्लास करते हुए। यदि आप अवस्थाओं से परिचित नहीं हैं या किसी बात की आपको जानकारी नहीं है तो आप क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, बर्फ भी क्या है? पानी की एक अवस्था है। जल, जलवाष्प आदि, ये सभी जल की क्या है? अवस्थाएं हैं। वहीं एक और घटक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है? जीवमंडल। क्या है? जीवमंडल। बायोस्फीयर, इसे जीवमंडल कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बस थोड़ा ब्रीफ कर रही हूँ। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर, ये जो जीवमंडल है, एक ऐसा क्षेत्र, जैसे कि ये क्या है? स्थलमंडल,
इसे हम स्थलमंडल कह लेते हैं, या भूमंडल, आपने अभी नाम लिखा ना भूमंडल। चलिए, और ये जलमंडल, और साथ ही ये क्या हो गया, ये वायुमंडल। ये पृथ्वी के ही 3 घटक हैं। पृथ्वी की सतह पर जो पर्यावरण है उस पे उसके 3 महत्वपूर्ण घटक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक भाग है जिसमें इस भाग में स्थलमंडल का भी हिस्सा शामिल है, जलमंडल का भी क्षेत्र शामिल है और वायुमंडल का क्षेत्र भी शामिल है। तो ये जो भाग आप देख रहे हैं, इस भाग को ही क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। इस भाग पर ही क्या होता है, स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पनपते हैं। इस भाग में ही, जीवमंडल में ही सभी प्रकार के जीवन पनपते हैं, के जीव जंतु जन्म लेते हैं या उनके लिए अनुकूल है। ये बहुत ही, जीवमंडल का है, बहुत ही सीमित क्षेत्र है। स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, क्या है पहली हेडिंग? पहली हेडिंग है भूमंडल, जिसे स्थलमंडल भी कह सकते हैं या इंग्लिश में लिथोस्फीयर, ठीक है। इतने नामों से हम इसे जानते हैं। भूमंडल के बारे में आपने थोड़ी सी बात जानी है, वो क्या है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। ठोस भाग, ये जो ठोस भाग है किससे बना होता है, भूपर्पटी। किससे, भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, ठीक है। ये जो ठोस भाग है पृथ्वी का, जैसे कि ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी की हमने ये सतह की चर्चा की है, ये क्या है, सतह है, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी का यदि एक हिस्सा निकाल लें तो पता चल जाएगा आपको, जैसे इतना हिस्सा हम काट कर निकाल लें तो पृथ्वी कुछ ऐसी दिखेगी। हमने एक हिस्सा पृथ्वी का काट कर निकाल लिया, ठीक है, समझने के लिए। तो ये क्या है, भूमंडल है। ये क्षेत्र क्या है, भूमंडल है। लिथोस्फीयर, इस भाग को लिथोस्फीयर कहेंगे क्योंकि पृथ्वी की सतह का भाग है, ठोस भाग है, ठीक है। यहीं पर, इसी भूमंडल पर हम आप रहते हैं और इसे भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। भूपर्पटी से क्रस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पृथ्वी की सतह की बात करें तो ये जो सतह आप देख रहे हैं भूमंडल की, ये जो सतह है, ये सतह 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। कौन से 2 मुख्य भाग हैं? एक भाग तो बड़े स्थलीय भाग, जिन्हें क्या कहेंगे, महाद्वीप,
बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीप कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंटिनेंट्स। और दूसरा, बड़े जलीय भागों को, बड़े जलीय भाग, इन्हें क्या कहेंगे? महासागरीय बेसिन। क्या कहेंगे? महासागरीय बेसिन। इंग्लिश में ओशन बेसिन्स। स्पष्ट है? चलिए, ये जो बड़े स्थलीय भाग हैं जिन्हें हम महाद्वीप कह रहे हैं और महासागर कह रहे हैं, है ना? विश्व के सभी महासागर आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हैं। विश्व के सभी महासागर, कितने महासागर हैं? कुछ मालूम है? हम इसी क्लास में जानेंगे कि कितने महासागर हैं। तो विश्व के सभी महासागर क्या हैं? आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो समुद्र का तल होता है, विश्व के सभी महासागर आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो समुद्र का तल होता है वो सभी जगह समान होता है। समुद्र का जो तल होता है सभी जगह एक समान होता है। कैसा होता है? एक समान होता है। इसलिए स्थल की ऊंचाई को मापने के लिए समुद्र तल को मानक माना जाता है। क्या करते हैं? इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। ये जो समुद्र तल होता है वो उसे शून्य मानते हैं। कितना मानते हैं? शून्य माना जाता है। ठीक है? जैसे कि ये समुद्र है, पानी भरा हुआ है। ठीक है? ये जो समुद्र का तल है, ये तल, इसकी ऊंचाई सभी जगह पर क्या होती है? समान होती है, समुद्र तल की। ठीक है? इसे ही शून्य मानकर स्थल की ऊंचाई मापी जाती है। इसे क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। स्पष्ट है? इसे शून्य मानकर क्या देखा गया? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। क्या? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है इसकी ऊंचाई? 8,848 मीटर है। किसे आधार मानकर ये ऊंचाई मापी गई है? समुद्र तल को आधार मानकर ये ऊंचाई मापी गई है। इसका ध्यान रखना है आपको। ये जो माउंट एवरेस्ट है इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। और तिब्बत में चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है। ठीक है? तिब्बत में चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है? ये है माउंट एवरेस्ट। वहीं दूसरी ओर बात करें तो ये तो स्थल पर है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? स्थल पर है। आपने नाम सुना होगा
मेरियाना गर्त। क्या? मेरियाना गर्त। ये कहाँ स्थित है? ये है विश्व का सबसे गहरा भाग, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। क्या है? सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है। गर्त क्या होता है? गर्त ट्रेंच। गर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेंच। क्या है ये? एक लंबी सकरी, कैसी? सकरी। सकरी मतलब कम, चौड़ा नहीं होता, एकदम कम जगह होती है, लंबा है और सकरा एकदम पतला है, जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे जगह क्या है? कम है ना? आप चाहें तो इसे और छोटा कर लें, इसके सकरे भाग को दिखाने के लिए, कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ जगह क्या है? कम है। सकरी और अत्यंत गहरी खाई होती है। गर्त जो है वो सामान्यतः समुद्र तल में पाए जाते हैं। गर्त सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र तल में पाए जाते हैं। समुद्र तल में पाए जाते हैं। स्पष्ट है? तो मेरियाना गर्त पैसिफिक ओशन में प्रशांत महासागर के नीचे जो सतह है वहाँ पर है मेरियाना गर्त। ऊपर क्या है? समुद्र है, ये प्रशांत महासागर है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है? मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच है। तो किस पर हो गया? जलीय भाग पर। ये ऊंचाई भी कैसे मापी गई है? याद आ गया? समुद्री जल का जो तल है उसमें सभी जगह पर समुद्री जल एक समान रहता है, उसे आधार मानकर इसे मापा गया है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिथोस्फीयर के बारे में हमने जान लिया। एक पृथ्वी का ठोस भाग है और भूपर्वती की चट्टानें क्रस्ट की जो चट्टानें होती हैं और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए क्या होते हैं? पोषक तत्व बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही हमने जाना पृथ्वी की जो सतह है उसके दो मुख्य भाग किए जाते हैं, है ना? दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भाग महाद्वीप कहलाते हैं और बड़े जलीय भाग महासागरीय बेसिन कहलाते हैं। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे किसकी? लिथोस्फीयर के अंतर्गत जो हमने पृथ्वी के दो मुख्य भाग किए हैं, महाद्वीप और महासागर, है ना? तो सबसे पहले हम महाद्वीपों की चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब हम जानने वाले हैं महाद्वीप के बारे में। एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे पहले आप जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उसे भूलना नहीं है, याद रखना है, मेमोराइज करना है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीप को। महाद्वीप की बात करें तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? महाद्वीप किसे कहते हैं जान गए? ठोस भाग को। बड़े स्थलीय भाग क्या कहलाते हैं? महाद्वीप कहलाते हैं। पृथ्वी पर 7 कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं।
ठीक है। कौन कौन से, एक एक करके हम उन्हें जानते चलते हैं। 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। क्या नाम है उनके? एशिया, दूसरा अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इसके पश्चात दक्षिणी अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों में इनकी गणना की जाती है। स्पष्ट है? अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। ये जो महाद्वीप हैं, ये सारे महाद्वीप बड़ी जलराशि के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। ये सभी महाद्वीप जो हैं बड़ी जलराशि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। स्पष्ट है? चलिए अब हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम एशिया के बारे में जानेंगे। एशिया, एशिया के बारे में जानने से पहले हम एक बार विश्व का मानचित्र देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये रफ मैप बना रही हूं मैं विश्व का। ठीक है। ये भाग क्या कहलाता है? ये आप देख रहे हैं, ये है। एक एक करके पहले मैप पर सभी को ड्रॉ कर लेते हैं। ये भाग है, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन अलग करती है। ठीक है। ये है यूरोप और ये है एशिया। भारत किसके अंतर्गत आता है? एशिया के अंतर्गत है। ठीक है। और ये है अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका, और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। कितने हुए? 2, 4, 6। अब क्या बचा? अंटार्कटिका, जो कि नीचे होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा। तो ये 7 महाद्वीप हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एशिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको लोकेशन थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या है। ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं एशिया से। ओके, चलो। एशिया, सिर्फ एशिया को बना लेते हैं थोड़ा सा। ये है
ये तो आपको मालूम ही है, अभी आपने जाना, ऑस्ट्रेलिया है ना, और ये है अफ्रीका। इसके बीच में एशिया है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा रफ फॉर्म में बना लिया। चलिए अब हम देखते हैं एशिया को। एशिया आप देख सकते हैं, मैप में ही आपको दिख रहा होगा। एशिया कितना बड़ा भूभाग है ना। ये है, भारत भी इसी का हिस्सा है। ये सब क्या है, एशिया है। तो एशिया के बारे में क्या पॉइंट्स होंगे? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का, यहीं पर लिख देती हूं मैं, ये क्या है, एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा, मैंने ऊपर नहीं लिखा है क्योंकि वहां पर बहुत गंदा दिखाई पड़ता, ठीक है, महाद्वीप है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्षेत्रफल की बात करें तो एशिया 1/3 भाग पर फैला हुआ है, 1/3 भाग पर फैला हुआ है। साथ ही एशिया पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध याद है सभी को, देशांतर पढ़ते समय हमने जाना था। देशांतर पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित करता है, कौन किसमें किसमें, पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में, याद आया। तो एशिया किस गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। एशिया से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा याद आई किसी को? कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है ना। कर्क रेखा की बात करें तो ये आपकी है पृथ्वी। ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। कितने अक्षांश पर थी स्थित, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसे अन्य नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम है, भूमध्य रेखा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है। ये आपका रिवीजन हो गया। आगे बढ़े, अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कितने अक्षांश पर स्थित थी, 23.5 अंश नॉर्थ, उत्तर में स्थित है। इंग्लिश में कैंकर, कर्क रेखा कहते हैं, याद आ गया। सूर्य का प्रकाश अधिकतम उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक ही पहुंचता है। चलिए आपको कर्क रेखा याद आ गई, ये कर्क रेखा एशिया से गुजरती है। और बात कर लेते हैं एशिया और यूरोप के बीच सीमा कैसे निर्धारित होती है। ये एशिया है, ठीक है, और ये यूरोप है। तो सीमा कैसे निर्धारित होगी, सीमा है ये क्या है यहाँ पर, यूराल पर्वत। पश्चिम में, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। नोट कर लीजिए इसे भी। एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाता है। आपने एक मैप काफ़ी हल किया होगा, कौन सा, जिसे कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं, यूरेशिया।
यूरेशिया में यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। स्पष्ट है? यूरेशिया कहते हैं। अच्छा, आपने ये जाना एशिया में एक रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा के बारे में आप जब जान ही रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी आपने कर ही लिया है, तो कुछ और बातें जान लेते हैं। ये कर्क रेखा विश्व में कहाँ कहाँ से गुजरती है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए हम इसे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, नोट कर लीजिए। हवाई द्वीप, आप लोग इसे मैप में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कुछ काम आपको भी दे रही हूँ मैं, तो नाम मैं बता देती हूँ और ये कहाँ पर स्थित है कर्क रेखा में, वो आप देखिएगा, ठीक है। हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए प्लीज़ इग्नोर नहीं करना है, इसे नोट करना है और याद रखना है। ये उत्तरी अमेरिका में कर्क रेखा जब गुजरती है उत्तरी अमेरिका से, तो इन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला है मॉरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया और मिस्र, ठीक है। ये सभी अफ्रीका में आपको देखने को मिलेंगे देश। तो जानने में मैप में जब आप देखेंगे तो आपको क्या हो गया, आसानी होगी, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि किस कॉन्टिनेंट में आपको ये देखने को मिलेंगे। साथ ही सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, ये सभी किस में आते हैं? एशिया में। हमने जाना ना एशिया से कर्क रेखा गुजरती है, तो इन देशों से कर्क रेखा गुजरती है, तो केवल एशिया से नहीं गुजरती है ना। आपको मैं मैप दिखा देती हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले मैप देखा है, पूरा बनाया है, तो इस तरह से ये एशिया है और ये एशिया में कुछ ऐसे गुजरेगी। यहाँ से अमेरिका से भी गुजरेगी और अफ्रीका से भी गुजरेगी और एशिया से भी गुजरेगी, ठीक है। पूरी आपने देखा था ना, जैसे ये सपोज ये क्या है, ये विषुवत रेखा है, इसे विषुवत रेखा मान लें, ठीक है। तो पूरी क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है। मैप में आपने देख ही लिया और इस तरह से भी हमने जान लिया था ये कर्क रेखा है, ठीक है। सपोज यहाँ पर एशिया है, यहाँ यूरोप है, यहाँ क्या है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही होगा ना, तो इस तरह से आप समझिएगा। तो कर्क रेखा इतने देशों से
गुजरती है। स्पष्ट है? इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हवाई द्वीप लिखा हुआ है। कभी कभी इसे शामिल करते हैं और कभी कभी इसे शामिल नहीं करते हैं। तो आपके प्रश्न में वनडे एग्जाम में यदि आ जाए तो ठीक है, इसे देखिएगा, नहीं तो नहीं याद रखिएगा, लेकिन याद रहना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्लास के बच्चों के लिए ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो कंपटीशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी बात को ध्यान में रखकर ये क्लास कंप्लीट की जा रही है। चलिए अगले महाद्वीप की ओर बढ़ते हैं। क्या है? यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत ही छोटा महाद्वीप है। एशिया से बहुत छोटा महाद्वीप है और कहाँ स्थित है? मैप आपको ध्यान होगा, एशिया के पश्चिम में स्थित है, जो यूराल पर्वत से अलग होता है ना। एशिया के पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। यूरोप से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। यूरोप से क्या गुजरता है? आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल गुजरता है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल की बात हुई है। आर्कटिक सर्कल आपको याद है, जब मैंने आपको ग्लोब पढ़ाया था उसमें बताया था, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसके ऊपर 66.5, याद है? ये आर्कटिक वृत्त। ठीक है, नाम दिया था ना, आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल कितने देशों से गुजरता है? नोट कर लीजिए, 8 देशों से गुजरता है। कौन से हैं वो 8 देश? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्कटिक सर्कल के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो मैंने आपको यहाँ जानकारी दे दी है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और आपने जान लिया आर्कटिक वृत्त यूरोप से गुजरता है। ठीक है, ये सब यूरोप में स्थित है। आगे बढ़े। जो यूरोप है आपने देखा था कैसे था? ऐसा था ना। तो यूरोप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। क्या है? 3 तरफ से जल से घिरा है। कैसे? देखते हैं किसने किसने घेरा है। एक आर्कटिक महासागर, आर्कटिक वृत्त से गुजरता है ना यूरोप से, है ना। तो आर्कटिक महासागर
आर्कटिक महासागर। दूसरा, यूरोप के निचले भाग में क्या है? भूमध्य सागर। और इस तरफ क्या है? अटलांटिक महासागर। और इस तरफ तो क्या है? स्थल है, एशिया है। याद आया? तो आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, इन तीनों से जल से, यहाँ क्या है? जल है, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। स्पष्ट है? यूरोप एशिया से कैसे अलग होता है? यूराल पर्वत। याद आया? यहाँ पर क्या है? यूराल पर्वत है। आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। चलिए अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। हमने दो महाद्वीप की चर्चा कर ली है। अब हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। क्या है उसका नाम? अफ्रीका। तीसरा महाद्वीप है अफ्रीका। इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये अफ्रीका जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग, अफ्रीका, क्या याद है आपको? अफ्रीका कैसा था? हमने अभी मैप बनाया था, कुछ मोटा मोटा हम उसका याद आया? ये है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका पे एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब बात करते हैं, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या कह रही हूँ मैं? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अफ्रीका का उत्तरी गोलार्ध आपको याद है? उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं? कितने लोगों को याद है उत्तरी गोलार्ध? अक्षांश पढ़ा था आपने, विषुवत रेखा पढ़ा था, भूमध्य रेखा पढ़ा था। भूमध्य रेखा पृथ्वी को जो रेखा दो भागों में विभाजित करती है उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, जो कि ये क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इसे उत्तरी गोलार्ध, और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है। आप देख सकते हैं कि अफ्रीका का अधिकतम भाग किस तरफ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। स्पष्ट है? इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत बड़ा भाग, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। क्या है? तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी तीन रेखाएं? हम इसे इस मैप को थोड़ा और स्पष्ट करके बनाते हैं। मैप अफ्रीका का बन रहा है, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी बनाने की कोशिश
करिएगा, ठीक है। अपने घर में जब आप रिवाइज करेंगे तो इसे बनाने की पूरी कोशिश करिएगा, ताकि आपको भी याद हो सके अफ्रीका का मैप। मैप बन रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। ये अफ्रीका का मैप है। अब हम कह रहे हैं कि अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो सबसे पहले कौन सी रेखा गुजरेगी, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जाना, वो है विषुवत रेखा। ये है विषुवत रेखा, 0 डिग्री पर स्थित है विषुवत रेखा, ठीक है। अब कर्क रेखा, कौन सी, कर्क रेखा। किस अक्षांश पर स्थित है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। कौन सी रेखा है ये, कर्क रेखा। थर्ड कौन सी है, मकर रेखा। कौन सी है, मकर रेखा। साढ़े 23 डिग्री साउथ, दक्षिण में स्थित है मकर रेखा। तो आप देख सकते हैं अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अफ्रीका के ये मूल रूप में ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये भाग अफ्रीका है। अफ्रीका के जो कर्क रेखा है, इस तरफ क्या है, सहारा मरुस्थल। क्या है, सहारा मरुस्थल। ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल क्या है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, रेगिस्तान है, ठीक है। और अफ्रीका चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से क्या है, घिरा हुआ है। समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। चलिए देखते हैं ये लाइन कैसे सही है। सबसे पहले तो क्या है यहाँ पर, भूमध्य सागर। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, और इस तरफ हिंद महासागर है, और नीचे क्या है भाई, दक्षिणी महासागर। क्या है, दक्षिणी महासागर, ठीक है। इस तरह से जो अफ्रीका है वो चारों ओर से घिरा हुआ है, समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है। अच्छा, बार बार आप ये भूमध्य सागर को देख रहे हैं, तो ये भूमध्य सागर किसका अवशेष है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, भूमध्य सागर, आपने टेथिस नाम सुना होगा, टेथिस का अवशेष है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है। टेथिस सागर का अवशेष है एक तरह से। टेथिस
सागर। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। और इसी अफ्रीका से एक नदी बहती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या नाम है उसका? नील नदी। क्या नाम है? नील नदी। ये मैप आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, इसलिए मैं आगे सरल सरल और साफ साफ पेज पर लिखती हूँ। चलिए, अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी? नील नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, ये नील नदी, कुछ इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका में प्रवाहित होती है। ये नील नदी पूर्वी अफ्रीका से, कहाँ से? पूर्वी अफ्रीका से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। कहाँ? उत्तर की ओर बहती है। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में गिरती है। स्पष्ट है? जो नील नदी है ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कैसे? दक्षिण से, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप मत लिखिएगा। उत्तर में बहती है। कैसे? जैसे यहाँ से उद्गम है, यहाँ से निकल रही है तो इस दिशा में बहती है। भूमध्य सागर यहाँ पर है। ठीक है, भूमध्य सागर यहाँ पर भूमध्य सागर में गिरती है। इसी नील नदी पर प्राचीन मिस्र सभ्यता फली फूली। कौन सी? प्राचीन मिस्र सभ्यता फली फूली या विकसित हुई। ठीक है, नील नदी के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। स्पष्ट है? अच्छा, आपने जाना कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। आपने इसके साथ ही इसी क्लास में ये जान लिया है कि कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, जाना है। तो आप ये भी जान लीजिए ना कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और मकर रेखा कहाँ कहाँ से या किस किस देशों से गुजरती है, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत अच्छे प्रश्न हैं और सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसी के साथ उसे भी कवर कर लेते हैं। तो चलिए नोट कर लेते हैं। विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है। ठीक है, नोट करें। चलिए एक एक करके नोट कर लेते हैं। इन्हें आप मैप पर ज़रूर देखिएगा कि ये देश कहाँ पर स्थित हैं, किस महाद्वीप में स्थित हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वेडोर, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य,
युगांडा, केन्या और सोमालिया। आगे देखते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और किन देशों से गुजरती है। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। नाम सुन के परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये छोटे छोटे देश हैं, जैसे किरिबाती, साओ टोमे, कि ये कौन से नाम हैं, कौन से देश हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे देश हैं, इन्हें याद रखना है। और प्रिंसेप, विषुवत रेखा इतने देशों से गुजरती है। ये नाम पूछे जाते हैं, आप याद कर लेंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्या है, एक क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि मकर रेखा कैप्रिकॉर्न किन किन देशों से गुजरती है। चिली, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना। इसके साथ ही नामीबिया। ध्यान करके आप लोग ये जरूर देखिएगा कि ये किस महाद्वीप के अंतर्गत ये देश आते हैं। मैप उठाइएगा और उसमें इन्हें सर्च करिएगा। एटलस जानते हैं आप सभी, पिछली क्लास में मैंने बताया था, तो उस एटलस के माध्यम से आप इन्हें देख सकते हैं बहुत आसानी से। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये फ्रांस के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया। इतने देशों से मकर रेखा गुजरती है, तो हमने इसके बारे में भी जान लिया। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग अगले टॉपिक की ओर। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है, अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब हम नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा, कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का मैप कैसे बनेगा? ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये जो उत्तरी अमेरिका है, ये एक स्थल संधि से दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। क्या है? दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय स्थल, आप ये देख रहे हैं, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करते हैं, इसे देख रहे हैं, इसे भाग को, जो बहुत पतला सा है, यहीं पर
इस तरफ से भी एक भाग है और नीचे क्या है, दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, तो ये जो सकरा सा भाग है ये इससे जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका। ये जो सकरा भाग है ये क्या है, दक्षिण अमेरिका के एक सकरे भाग से एक सकरे स्थल से जुड़ा हुआ है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये जो सकरा स्थल है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पनामा स्थल संधि। क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि। अब एक नया शब्द आ गया, स्थल संधि। स्थल संधि क्या होगा, स्थल संधि उसे कहते हैं जो दो बड़े स्थलीय भागों को, जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से क्या करता हो, जोड़ता हो, उसे स्थल संधि कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, बड़ा भाग उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इन दोनों को जोड़ता है ये स्थल, जो बहुत ही सकरा सा और पतला सा भाग है, स्थलीय भाग है। सकरा सा और पतला सा स्थलीय भाग है जिसे स्थल संधि कहते हैं। उसका नाम क्या है, पनामा। ठीक है, क्या नाम है, पनामा। पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा। ये आपको कंफ्यूजन करेगा तो मैं दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, इस्थमस ऑफ पनामा उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। वहीं किसे अलग करेगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है। इस तरफ क्या है, पश्चिम की ओर, इस तरफ है प्रशांत महासागर और इस तरफ अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से ये स्थल संधि क्या करती है, अलग करती है। स्पष्ट हो गया। तीन महासागरों से ये जो उत्तरी अमेरिका है, आप देख सकते हैं ये उत्तरी अमेरिका तीन महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से हैं तीन महासागर, दो तो आपने जान लिए, ये क्या है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इनसे घिरा हुआ है। और तीसरा आर्कटिक महासागर, कहाँ पर स्थित होगा, यहाँ होगा ना आर्कटिक महासागर, ऊपर और होगा यहाँ पर, मैं यहीं पर आपको लिखने कर बता रही हूँ। तो आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर इससे घिरा हुआ है। तीन महासागरों से ये घिरा हुआ है। क्या, उत्तरी अमेरिका किस डायरेक्शन में स्थित है, ये उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका कहाँ स्थित है, किस दिशा में, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में। अभी तो आपको गोलार्ध स्पष्ट हो गया होगा। जब मैं उत्तर पश्चिम कह रही हूँ तो आपको मानचित्र में मैंने जब डायरेक्शन बताया है तो कार्डिनल पॉइंट्स के अंतर्गत क्या बताया था, जो सब डायरेक्शन थे उसमें आपने जाना था कि उनकी मदद से सही स्थान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको ये जानकारी और स्पष्ट हो जानी चाहिए। यदि आप ध्यान से सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे
तो बहुत अच्छी तरह आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करिएगा, यहाँ पर क्या है, स्थल संधि है। ठीक है, यहाँ पर स्थल संधि है। इसके अतिरिक्त एक नाम और होता है, क्या, जल संधि। क्या होता है, जल संधि उसे कहते हैं। नोट कर लीजिए, जल संधि क्या होती है, क्योंकि आगे चलकर जल संधि भी आपको देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, तो आपको वो भी मालूम होना चाहिए। जल संधि के बारे में भी मालूम होना चाहिए आपको। जल संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेट। ठीक है, और स्थल संधि स्थमस। जल संधि क्या होती है, जल संधि दो बड़ी जल राशि, जैसे जल क्षेत्र कर लीजिए, आसान होगा, जैसे समुद्र तथा महासागरों को, समुद्र, जैसे समुद्र तथा महासागरों को आपस में जोड़ता है, को आपस में जोड़ता है। ठीक है, उसे स्ट्रेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, जल संधि कहते हैं। दो बड़ी जल राशियों को जो जोड़ता है उसे जल संधि कहते हैं। इसके बारे में और अच्छे से हम लोग आगे जानेंगे। क्लास आपकी लगातार बड़ी होती जा रही है, तो हम इसे थोड़ा सा कंसाइज करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला महाद्वीप कौन सा है, अगला महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये जो साउथ अमेरिका है, क्या था, इसका मैप कैसे बनेगा, हमने अभी बस किसे देखा, उत्तरी अमेरिका को देखा। ये है ये पॉइंट कौन सा है, पनामा स्थल संधि, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, ये है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, वो पॉइंट जो इसे जोड़ता है, और ये है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, चलिए, ये जो दक्षिणी अमेरिका है, इसका अधिकांश भाग कहाँ स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, कहाँ स्थित से तात्पर्य किस गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। स्पष्ट तौर पर हम देख सकते हैं इसे, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका से ये क्या है, 0 डिग्री विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा के नीचे की ओर के भाग को क्या कहते हैं, ये पूरा क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। आप देख सकते हैं इस महाद्वीप का अधिकतम भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। स्पष्ट है, चलिए, और इसके साथ ही एक और रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है, वो कौन सी है, मकर रेखा। कितने अक्षांश पर स्थित है, 23.5 डिग्री साउथ, दक्षिण में स्थित होती है ना। दक्षिण अमेरिका इस महाद्वीप पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उपस्थित है। कौन सी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उपस्थित है। कहाँ है ये पर्वत श्रृंखला, ये रही। ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग के साथ ही के तट पर
ऐसे गुजरती है। क्या नाम है इस श्रृंखला का? इस श्रृंखला का नाम है एंडीज। क्या नाम है? एंडीज। रॉकी एंडीज सुना है ना? तो रॉकी कहाँ है? अमेरिका में। और एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। उत्तर से दक्षिण की ओर, ये क्या है? उत्तर दिशा क्या है? उत्तर। और ये क्या है? दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। अब कुछ नोट कर लेते हैं। उत्तर से एंडीज पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। यही इस महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रवाहित होती है। क्या नाम है उसका? अमेजन नदी। क्या नाम है? अमेजन नदी। यहाँ पर लिख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए लार्जेस्ट रिवर है। कौन सी? लार्जेस्ट रिवर अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, प्रवाहित होती है। ये जो अमेजन नदी है, यह दुनिया की जीवन रेखा कहते हैं। इस नदी को दुनिया की जीवन रेखा कहते हैं। ये नदी एंडीज पर्वत के पेरू देश में, किस देश में? पेरू देश में स्थित नेवाडो मिस्मी स्थान से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में यह नदी गिरती है। पेरू से निकलकर बहते हुए जब अटलांटिक में गिरती है, इस बीच ये 9 देशों से प्रवाहित होती है। कितने देशों से? 9 देशों से प्रवाहित होती है। जैसे ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना, इन देशों से गुजरती है, प्रवाहित होती है। चलिए अगले महाद्वीप की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और ये पूरी तरह से, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है पूरी तरह से। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ इसका आकार ऐसा है ना? और ऑस्ट्रेलिया से एक ही रेखा गुजरती है, वो कौन सी है? मकर रेखा। किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री दक्षिण, साउथ में स्थित है। और ये इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। किसे? ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है।
और ये चारों तरफ से ऑस्ट्रेलिया जो है चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, चारों तरफ से। ये आप मुझे बताइएगा मैप में देखकर कि ऑस्ट्रेलिया किन 4 समुद्र या महासागर से घिरा हुआ है। चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, और लास्ट महाद्वीप 7 अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है, ये 7वां महाद्वीप है। कहाँ स्थित है? किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आपको दक्षिणी ध्रुव याद होगा? नहीं याद है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, याद आया? दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है, और इस महाद्वीप पर हमेशा बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, हमेशा मोटी बर्फ की परतें जमा रहती हैं। मोटी बर्फ की परतें जमा रहती हैं या परतों से ढका रहता है। परतों से ढका रहता है। यहाँ पर मनुष्य निवास नहीं करते हैं। अंटार्कटिका पर मनुष्य निवास नहीं करते हैं। लोकेशन आपको स्पष्ट ना हो तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर देती हूँ। ये क्या है? 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, और ये क्या था? आर्कटिक वृत्त। याद आया? और ये अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अब तो याद आ गया। ये है अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, और हमेशा बर्फ जमी रहती है सॉरी, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी मनुष्य निवास नहीं करता, स्थायी निवास नहीं है। ये क्या है? यहाँ पर बहुत से देशों के शोध केंद्र हैं। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं, रिसर्च सेंटर स्थित हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं। ठीक है, भारत के भी शोध केंद्र हैं अंटार्कटिका में। कौन कौन से? कौन कौन से हैं? पहला था दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, इसके बाद मैत्री, और फिर भारती। ये 2012 में स्थापित किया गया। ठीक है, ये लेटेस्ट है भारती। इससे पहले दक्षिण गंगोत्री और मैत्री रिसर्च सेंटर थे, अभी भी हैं। ठीक है, कार्य कर रहे हैं। ये 1989 में स्थापित किया गया था। और इसकी बात करें तो दक्षिण गंगोत्री जो सबसे पहला था वो
1904 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इस तरह से हमने आज की क्लास में 7 महाद्वीपों की पूरी तरह से चर्चा कर ली है, अच्छे से और स्पष्ट तौर पर चर्चा कर ली है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसे कहते हैं जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जिसे हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।